हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने जो पहले का वीडियो है उसमें आपका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करा दिया। पूरा एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने अपने पिछले वाले वीडियो में स्टार्ट कर लिया था। उस पिछले वाले वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था, कॉन्सेप्ट जो थे इसका पूरा एपी का हमने पूरा डिस्कस कर लिया था, और हमने एग्जाम्पल्स जो है 5.1 के आपके ये भी डिस्कस कर लिए थे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमने एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लिए थे, और मैंने आपको सारी चीजें जो एपी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो वहां पर डिस्कस कराई थी। ठीक है, तो अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट पे जा सकते हो, जो प्लेलिस्ट का नाम है आपका मैथ्स फॉर क्लास 10। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट में आपको मेरी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 4 तक पूरा सब कुछ कंप्लीट करा दिया मैथ्स का, एग्जाम्पल्स के साथ, एक्सरसाइज भी पूरी। ठीक है, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हो। और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, तो अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप पहले वो वाला वीडियो जाकर देख लो। और अगर मैं एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइज कराऊँ उसमें कि हमने क्या क्या पढ़ा था, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं एक बार रिवाइज कराऊं, तो एक बार हम इसमें रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर नंबर 5 एपी हमने स्टार्ट किया था, उसका अगर हमने छोटा छोटा सारी चीजें रिवाइज कराने की मैं अगर स्टार्ट करूं तो आपकी एक जनरल फॉर्म हमने पढ़ी थी एपी की। उस जनरल फॉर्म को पढ़ने से पहले आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। जो एपी में नंबर ऑफ टर्म, इसमें जो ये नंबर्स होते हैं सीरीज के, उनको हम टर्म्स कहते हैं। ये तो मतलब बेसिक था। फिर जो आपकी फर्स्ट टर्म होती है उसको आप A1 से डिनोट करते हो। फर्स्ट टर्म को आप A1 या A भी लिख सकते हो सिर्फ। फिर सेकंड टर्म को आप A2 लिखते हो, थर्ड टर्म को आप A3 लिखते हो, टिल आपकी जो nth टर्म होती है आप उसको AN लिखते हो। ठीक है, और आपके जो AP होता है उसमें एक सिमिलर एक पैटर्न होता है, एक पैटर्न चल रहा होता है, एक रूल कह सकते हो, या एक मतलब पैटर्न ही कह लो। ठीक है, एक पैटर्न चल रहा होता है, तो उसमें जो कुछ कॉमन डिफरेंस होता है वो आपको डी से रिप्रेजेंट करता है। हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में कि क्या होता है आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और एन जो होता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स होता है। ठीक है, फिर आपका A1, A2, A3, A4 टिल AN तक आपका ये AP होता है, जिसको हम कॉमन डिफरेंस D के साथ कहते हैं। सो आपका जो कॉमन डिफरेंस है D, वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड जीरो भी हो सकता है। ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। फिर AP की एक जनरल फॉर्म थी जो हमने डिस्कस की थी, क्या कि लाइक A+D, A+2D, A+3D आपका AP होता है। ठीक है, तो जिसमें आपको सेकंड टर्म को होती है, जो सेकंड टर्म होती है आपकी A+D भी आप इसको लिख सकते हो। थर्ड टर्म को आप A+2D भी लिख सकते हो, फोर्थ टर्म को आप A+3D भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी जनरल फॉर्म हमने डिस्कस की थी। फिर आपका जो एपी होता है वो दो टाइप के होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था कि एक फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। ठीक है, फाइनाइट एपी कौन सा होता है, जिसमें आपको लास्ट टर्म दी होती है, जिसमें लास्ट टर्म प्रेजेंट हो, वो आपका फाइनाइट एपी होता है। और इनफाइनाइट एपी होता है जिसमें आपकी लास्ट टर्म प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो आपको एक एपी फॉर्म करने के लिए ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट थी जो हमने डिस्कस की थी, क्या कि एपी को फॉर्म करने के लिए आपको दोनों फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये चीज हमने डिस्कस की थी। फिर हमने इसके एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस कर लिए थे, फर्स्ट और इसके। ठीक है, सो हमारा ये सब तो आपका डिस्कस हो गया था। तो अगर अब मैं बात करूं का, जस्ट 1 सेकेंड, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना इस पे। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5, जो अरिथमेटिक, चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.1 हम स्टार्ट करेंगे। अब सारी चीजें मैंने आपको पुरानी जो थी वो रिवाइज कराई दी है अभी। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। ओके, आपको 4 कुछ दे रखा है सिचुएशन। सो इनमें से कौन सी सिचुएशन है, डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन एपी एंड वाई। ओके, सो आपको सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में तो ये बता रहा है कि इन सब सिचुएशन में से ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें आपका एपी बन रहा है और क्यों। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 का हम फर्स्ट पार्ट अब डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम जरा पढ़ लेते हैं पहले क्या है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर द एडिशनल किलोमीटर। तो यहाँ पे बोला है कि टैक्सी का फेयर बताया हुआ है कि आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज, तो आपका फर्स्ट किलोमीटर में जो आपका पैसे लगता है वो 15 रुपए लगता है, और फिर हर 8-8 रुपए उसमें बढ़ते जाते हैं एडिशनल, हर एडिशनल किलोमीटर पे आपके 8-8 रुपए बढ़ते जाते हैं।
तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो ये तो आपको दिख रहा है कि ये एपी है। क्यों? क्या आपने इसमें आपको फर्स्ट टर्म भी दे रखी है 15 जो कि है, और आपको क्या बोला कि हर एडिशनल किलोमीटर पे 8-8 रुपए बढ़ते रहते हैं। तो आपको एपी में भी पता है कि एपी में भी एक कॉमन टर्म होता है, एक कॉमन डिफरेंस जिसको आप डी कहते हो। कॉमन टर्म से वो या तो एपी इंक्रीज हो रही होती है या वो डिक्रीज हो रही होती है। तो अगर आप यहाँ पर 15 लेते हो और 15 में आप बोला हर एडिशनल किलोमीटर पे वो 8-8 ऐड करता जाएगा, तो आपका जो डी होगा यहाँ पर 8 हो जाएगा और आपका ए जो हो जाएगा वो 15 हो जाएगा और आपका ये एपी फॉर्म हो जाएगा। तो हम इसमें कह सकते हैं तो फर्स्ट सिचुएशन जो है आपकी उसमें एपी फॉर्म हो रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपका फर्स्ट टर्म होगी वो आपकी 15 होगी, मतलब रुपीज नहीं लिख रही मैं, 15 लिख रही हूँ बस। फर्स्ट टर्म आपकी 15 और आपका जो कॉमन डिफरेंस होगा कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका 8 है, वो भी प्लस का। तो आपका यस दिस इज एन एपी, तो आप लिख लोगे यस दिस फॉर्म्स एन एपी, इससे आपका एपी बन जाएगा। एंड द एपी फॉर्म्ड इज, यानी जो आपका एपी बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ लाइक 15 तो स्टार्ट हुआ, फिर 15 प्लस 8 विच इज व्हाट 15 और 8 5 13, तो यानी 23। फिर आप इसमें 8 और ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 8 9 10 11, तो यानी 31। फिर आप इसमें और 8 ऐड करोगे तो 39 टिल ये चलता जाएगा। तो यहाँ पे आपका एपी तो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे रीजन पूछा था कि वाई, कि ये एपी फॉर्म क्यों करेगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज एन एपी बिकॉज दिस इज एन एपी। क्यों? अब रीजन तो आपको पता है ना कि क्यों, क्योंकि आपका प्लस का 8 जो है हर बार ऐड होता जा रहा है, तो दैट इज वाई दिस इज एन एपी। सो दिस इज एन एपी बिकॉज फॉर एवरी एडिशनल किलोमीटर, यानी हर एडिशनल किलोमीटर के लिए, फॉर एवरी एडिशनल किलोमीटर ₹8 इज एडेड टू द प्रीवियस टर्म, यानी हर प्रीवियस टर्म पे आपका ₹8 ऐड होता जा रहा है और उस वजह से ये एक एपी है। सो दिस इज एन एपी बिकॉज फॉर एवरी एडिशनल किलोमीटर सो ₹8 इज एडेड टू द प्रीवियस टर्म। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट जो था वो क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर सेकेंड पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। एक बार आप आंसर चेक करोगे तो इसका आंसर भी यही है। ठीक है, तो आपका आंसर भी सेम आ रहा है। तो अब हम अपने वापस आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट एक बार हम डिस्कस करें तो द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग द सिलेंडर एट अ टाइम। ओके, सो अब यहाँ पे पूछा कि जो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होगा, मतलब जितना एयर प्रेजेंट होगा हर टाइम पे, तो हर टाइम पे वो जो होगा वो एक एपी बनेगा। सो द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, यानी हर वक्त जितना सिलेंडर में एयर होगा उसमें से 1/4 हमेशा रिमूव होता जा रहा है हर बार। ठीक है, जितना बचेगा उसका 1/4 आपका रिमूव होता जा रहा है। तो जितना अमाउंट ऑफ एयर सिलेंडर में प्रेजेंट होगा क्या वो एक एपी फॉर्म करेगा या नहीं। ओके, सो अब यहाँ पर आपको एक पहली बात तो फर्स्ट टर्म ही नहीं दे रखी कि आपका क्या होगा। ठीक है, तो आप आंसर में भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपकी दे नहीं रखी है तो आपको कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स एज्यूम द अमाउंट ऑफ एयर, एज्यूम कर लेता हूं कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन वैक्यूम इनिशियली, मतलब आपकी जो स्टार्टिंग में इनिशियली आपका जो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होगा उस वैक्यूम में इज वी। ठीक है, आपका कुछ वी एयर प्रेजेंट है। ठीक है, अब आपका क्या हो रहा है सीरीज में, नेक्स्ट टाइम हर बार आपका 1/4 जो है पंप रिमूव कर देता है जितना सिलेंडर में एयर होता है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वैक्यूम पंप, जो आपका वैक्यूम पंप है वो रिमूव करता है, वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 एयर, क्योंकि आपकी 1/4 एयर रिमूव हो रही है। सो वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 एयर एवरी टाइम
ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द वैक्यूम। मतलब आपके जितना वैक्यूम प्रेजेंट है आपके उस सिलेंडर में, उसका 1/4 हमेशा रिमूव होता जा रहा है। ठीक है, सो आपकी जो फर्स्ट टर्म, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, फर्स्ट टर्म क्या होगी आपकी? फर्स्ट टर्म विच इज A1 इज आपकी V, तो यानी स्टार्टिंग में तो V है। फिर आपकी जो सेकेंड टर्म होगी उसमें से आपका 1/4 रिमूव हो जाएगा, तो 1/4 रिमूव होके वो टर्म क्या होगी? यानी V में से आप पहले तो 1/4 इसका हटा दोगे, 1/4 ऑफ V, यानी V आपका तो जो है उसमें से आप V का 1/4 हटा दोगे तो क्या वैल्यू आएगी? तो V माइनस 1/4 ऑफ V इज 1/4 V, यानी V/4। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 4V माइनस V इज 3V/4। तो ये तो आपकी सेकेंड टर्म आ गई। ठीक है, थर्ड टर्म अगर आप लिखो तो आप फिर जो बची हुई गैस होगी यानी 3V/4, इसमें से आप माइनस करोगे 1/4 ऑफ 3V/4, यानी इसका जो होगा 1/4 रिमूव होगा इसमें से। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3V/4 माइनस 1/4 ऑफ 3V, यानी 1/4 इंटू 3V/4 विच इज 3/4V माइनस 3V अपॉन में 16। आप इसको माइनस करोगे जब, तो 4 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 16 का, सो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 12V माइनस 3V इज 9V विच इज 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 16 विच इज 3V/4। ठीक है, 3V/4 अभी पहले भी A2 में भी 3V/4 था और अभी भी 3V/4 ही है। अच्छा चलो एक बार और निकाल के देख लेते हैं A4 भी। वैसे तो आपको दिख रहा है अब ये AP नहीं है क्योंकि पहले V था, अब 3V/4 फिर 3V/4। अब एक बार और निकाल के देख लेते हैं कि अगर इसी 3V/4 में से माइनस करोगे आप 1/4 ऑफ इसी का ही 3, तो ये तो सेम ही आ गया ना पूरा, अब सेम ही चलेगा। अभी हमने यही चीज तो कैलकुलेट करी थी कि 3V/4 में से माइनस करोगे 1/4 ऑफ जो बचा हुआ है 3V/4, तो ये आपका उसका सॉल्व करके आपका यही सेम आया था 3V/4। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्या कि आपकी जो सीरीज है वो कैसी आ रही है, जो आपकी सीरीज है वो कैसी आई है? पहले V, फिर 3V/4, फिर 3V/4 और ये टिल चलती जा रही है ऐसे 3V/4 3V/4। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहले V था बट यहाँ पे 3V/4 कुछ कम हुआ, बट बाद में ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आपका जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो सेम नहीं है। ठीक है, सो हियर द कॉमन डिफरेंस D is not same in every case. In all case लिख लो, is not same in all cases. So we can say that this is not an AP. ठीक है, तो आप इसमें कह सकते हो दिस इज नॉट एन AP। ओके, सो हमारा ये सेकेंड पार्ट भी डन है। अब आपका थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या है? द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। तो जो कॉस्ट है एक वेल यानी क्या होता है कुआं, तो एक कुआं खोदने की जो कॉस्ट है आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर की 150 रुपीज है और बाद में राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। बिल्कुल सेम फर्स्ट पार्ट जैसे ही, जहां पर एक आपको फर्स्ट दिया हुआ था कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज, बाकी हर एडिशनल के लिए 8-8 रुपए लग रहे थे, तो यहाँ पर भी वही सेम है कि फर्स्ट मीटर के लिए तो आपका 150 रुपीज रहेगा और बाकी हर मीटर के लिए वो 50 रुपीज से बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपका तो ये दिख ही रहा है AP है, जहां पर आपका A 150 है और आपका D 50 है। तो आपको सॉल्व करके तो दिखाना ही होगा क्या कि जो फर्स्ट मीटर कॉस्ट है वो है आपकी 150 रुपीज एंड फॉर एवरी एडिशनल मीटर, हर एक एडिशनल मीटर की जो कॉस्ट आ रही है वो क्या आ रही है? ₹50। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, cost of
एवरी मीटर्स की जो कॉस्ट होगी वी कैन राइट एज, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज लाइक पहले 150, फिर 150 में आप प्लस करोगे 50 रुपीज़ विच इज़ ये हो जाएगा 200, फिर आप इसमें प्लस करोगे 50 रुपीज़, फिर ये हो जाएगा 250, फिर आप इसमें ऐड करोगे 50 तो ये हो जाएगा 300। तो ये सॉन ऐसे चलता रहेगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर एपी आपका बन रहा है और आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो डी है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो, सो हियर वी कैन सी दैट डी यानी जो आपका कॉमन डिफरेंस है इज कांस्टेंट and it is ₹50 for every additional, ठीक है, फॉर एवरी एडिशनल मीटर्स के लिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 50 रुपीज हर एडिशनल मीटर पे लग रहा है। तो यस, दिस इज एन एपी। यस, ये आपका एक एपी है। तो आपका ये एपी आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ओके, सो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? फोर्थ पार्ट है आपका कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 1 लाख, ये कितना है, ये आपका 10,000 है, 1 लाख नहीं है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ मनी अकाउंट में हर साल एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। आपको पता होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में वैसे क्या फर्क होता है। अगर यहाँ पर कंपाउंड, देखो चलो मैं यहाँ पर आपको समझा ही देती हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पर आएगा आपका फोर्थ पार्ट। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ यहाँ पर कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। आई थिंक ये आपको पता होगा, बट चलो अगर नहीं भी पता होगा तो मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करा देती हूँ कि क्या होता है इन दोनों में डिफरेंस। ठीक है, एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। होते दोनों इंटरेस्ट है, जो भी आप पैसा डिपॉजिट कराते हो ना बैंक में या कहीं पर भी, और अगर आपको बोले कि इतना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, इतना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सिर्फ प्रिंसिपल पे मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, इट इज द इंटरेस्ट, it is the interest which is given on principal amount। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट यानी जो आप अमाउंट डिपॉजिट कराते हो वो। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इट इज द अमाउंट या इट इज द इंटरेस्ट गिवन ऑन इंटरेस्ट, गिवन ऑन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी आपको यहाँ पर इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी आपको जो इंटरेस्ट है उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, यानी आपको ब्याज उस पर भी मिलता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक में 1000 रुपये जमा कराए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर चलती हूँ ताकि समझने में आसान हो। ठीक है, 1000 रुपये आपने डिपॉजिट कराए, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट, यानी जितना आपने डिपॉजिट कराया ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है। ठीक है, आपको बैंक ने बोला कि हम आपको 10% का ब्याज देंगे पर एनम, यानी हर साल आपको 10% का ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सोचो कि आपका आफ्टर 2 ईयर्स अमाउंट कितना होगा, यानी अगर आपका आफ्टर 2 ईयर्स जो आपका अमाउंट होगा वो कितना आपको मिलेगा, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है इसको आप ऐसा ही लिखते हो, वो मिलेगा आपको 1000 पे 10% विच इज कितना, ये आप काटोगे तो 100 रुपये, यानी आपको हर साल 100 रुपये मिलेंगे अपने प्रिंसिपल अमाउंट पे। और ये आपका कांस्टेंट रहेगा, आपको प्रिंसिपल अमाउंट चेंज नहीं हो रहा। आप 1000 रुपये ही डिपॉजिट करा, आपने प्रिंसिपल अमाउंट में कोई चेंज नहीं करा, तो आपको जो ये प्रिंसिपल अमाउंट पे 10% मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये में मिलेगा विच इज 100 रुपये। और अगले साल भी ये आपका फर्स्ट ईयर हो गया, और जो आपका सेकेंड ईयर होगा वो भी आपका सेम ये 1000 रुपये पे मिलेगा, एंड विच इज ऑल्सो आपका 100 रुपीज होगा। तो आपका जो आफ्टर 2 ईयर्स आपका अमाउंट मिलेगा, आपको आफ्टर 2 ईयर्स मिलेगा, वो आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलेगा, जो आपका दोनों साल का है। तो आपका प्रिंसिपल आपका 1000 रुपये
प्लस आपका दोनों साल का जो इंटरेस्ट बन रहा है वो 200 है, तो यानी आपको 1200 रुपए मिलेंगे आपको आफ्टर 2 ईयर्स। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। फॉर एग्जाम्पल यही वाला एग्जाम्पल लेंगे कि आपने 1000 रुपए यहाँ पर डिपॉजिट कराए, विच इज योर प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। वही 10% का रेट है पर एनम, बट कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपका 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट था और यहाँ पर आपका 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। अब आपसे वही सेम सवाल कि आफ्टर 2 ईयर्स आपका अमाउंट कितना होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको आपके इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो फर्स्ट ईयर होगा उसमें तो आपको 1000 रुपए पे 10% का ही ब्याज मिलेगा, विच इज आपका 100 रुपीज, ठीक है। तो अब आपका जो अमाउंट हो गया वो 1000 रुपए प्लस 100 रुपए हो गया, तो आपके टोटल 1100 रुपए एक साल में हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेकेंड ईयर होगा उसमें क्या होगा, आपके प्रिंसिपल पे भी और आपके इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। यानी आपको जो ब्याज होता है वो आपके प्रिंसिपल पे भी मिलेगा आपको ब्याज, और आपके इंटरेस्ट जो आपको पहले का ब्याज मिला हुआ है उस पर भी मिलता है, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में आपको इस पर भी 10% मिलेगा और इस पर भी 10% मिलेगा। तो 1000 का 10% तो आपका 100 रुपए ही बनेगा, प्लस आपका ये 100 का 10% आपका 10 रुपए बनेगा, विच इज आपको 110 रुपए टोटल इंटरेस्ट मिलेगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपको एक साल में मिला और ये आपको इंटरेस्ट जो मिला है वो कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में मिला, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पर जो अमाउंट होगा आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। अब जो आपका अमाउंट होगा यहाँ पर आफ्टर 2 ईयर्स प्रिंसिपल प्लस आपका जो इंटरेस्ट के हिसाब से मिलेगा, तो अमाउंट जो होगा आपका वो 1000 रुपए प्लस आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है 100 रुपए और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है आपका 110 रुपए। तो ये कितना हो जाएगा 1100 और ये आपका 1210 रुपए बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कंपाउंड, तो यहाँ पे आपको 10 रुपए का फर्क आप देख सकते हो देखने को मिल रहा है। 10 रुपीज का आपको यहाँ डिफरेंस देखने को मिल रहा है, और वो देखने को क्यों मिल रहा है, क्योंकि वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिला हुआ है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या है आपका कॉन्स्टेंटली, सिंपल इंटरेस्ट में क्या है आपका कांस्टेंट इंक्रीज होता है, कांस्टेंट इंक्रीज होता है। क्यों, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो सेम है, बट यहाँ पर आपका कांस्टेंट इंक्रीज नहीं होता, यहाँ पर आपका वेरिएबल इंक्रीज होता है, ठीक है। कि यहाँ पर इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, तो इस वजह से आपका जो इंक्रीमेंट है यहाँ पर चेंज होता रहता है और यहाँ पर कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ अगर हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट क्या है आपका, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट। अब यहाँ पे अमाउंट जो 10,000 डिपॉजिट किया अकाउंट में और 8% पर एनम, बट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको पता है इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये आपका एपी तो बनेगा नहीं, क्योंकि कभी भी कांस्टेंट इंक्रीज तो कंपाउंड इंटरेस्ट में होता नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करके लिखो कि आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है, जो आपका डिपॉजिट अमाउंट है वो आपका 10,000 रुपीज है, ठीक है। और आपका जो इंटरेस्ट मिल रहा है आपको इसमें वो आपका 8% पर एनम का मिल रहा है, 8% का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आपका यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट आपका ये है। तो फॉर अमाउंट क्या होगा, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वो होगा 10,000 का 8%, विच इज 800 रुपीज। फिर आपको जो सेकेंड ईयर पे अमाउंट मिलेगा ठीक है, तो आपका जो अमाउंट आएगा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर वो क्या आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो पहले तो आपका जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट बनेगा वो 10,000 प्लस 800 मिलके बनेगा आपका 10,800, ठीक है। अब इस पे जो अमाउंट लगेगा 10,800 पे 8% का इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये आपका कट जाएगा एंड 108 इंटू 8 आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा 8 8 64 एंड 8 1 8, 864 का आपका अमाउंट इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो आपका जो अमाउंट होगा वो होगा 10,800 तो आपका अमाउंट था, और आपका 864 और इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 64 एंड 8 और 8 16 और 1 एंड 11 664, ठीक है। तो ये आपका अमाउंट हमेशा चेंज होता जाएगा। सो यहाँ पर से आप कह सकते हो
वी कैन से दैट जो इंक्रीमेंट है, अभी देखो यहाँ पर इंक्रीमेंट कितने से हुआ, 800 से इंक्रीज हुआ। अब यहाँ पर इंक्रीमेंट किससे हुआ, 864 से हुआ। आप और आगे करोगे तो ये और चेंज होगा। ठीक है, तो आपका इंक्रीज ही जो है ना वो वेरिएबल है, आपका कांस्टेंट नहीं है। सो वी कैन से दैट हियर द इंक्रीमेंट इज नॉट फिक्स्ड। जो आपका इंक्रीमेंट है ना वो ही फिक्स नहीं है, इट इज ऑलवेज चेंजिंग। ये आपका हमेशा चेंज होता जा रहा है, तो इट इज ऑलवेज चेंजिंग। ठीक है, तो ये आपका हमेशा चेंज होता जा रहा है, तो आप यहां से कह सकते हो सो दैट्स वाई वी कैन से दैट, सो दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस डजंट फॉर्म एन एपी। तो ये आपका एपी नहीं बनाएगा। ठीक है, इससे आपका एपी जो है वो नहीं बनेगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर हम देखें तो हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, इधर काफ़ी स्पेस है। ठीक है, तो मैं यहाँ से करा देती हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपका डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो आपको फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है एपी की, व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। अच्छा, आपको आप फर्स्ट टर्म आपको जो आपकी फर्स्ट टर्म और डी है, आपको कॉमन डिफरेंस वो दे रखा है, आपको फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है उन एपी की। ठीक है, तो ये तो काफी आसान है, मतलब ये तो आप खुद ही कर सकते हो, मैं करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपको क्या दिया हुआ है, ए है आपका 10 और डी है आपका 10। ठीक है, तो आपका ए है 10 और डी है 10। सो आपकी द फर्स्ट 4 टर्म्स आर, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस एपी आर, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट 4 टर्म्स जो होंगी इस एपी की वो क्या होंगी, आपका A1, A2, A3 और A4। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो आपकी 10, सेकेंड टर्म आपकी इसी में आपका कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा विच इज 20। फिर थर्ड टर्म क्या होगा आपका 20 में आपका वही 10 और ऐड होगा तो विच इज 30, एंड इसी 30 में आपका कॉमन डिफरेंस विच इज 10 वो ऐड होगा तो 40। तो आपका जो सीरीज होगी वो क्या होगी, सीरीज जो होगी आपकी 10, 20, 30 एंड 40। ठीक है, तो ये आप वैसे खुद भी सोच कर लिख सकते थे कि अगर आपका फर्स्ट टर्म 10 है और आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो 10 नहीं है, प्लस का 10 है, तो यानी आपका 10 10 से हमेशा इंक्रीज होगा। सो फर्स्ट टर्म इज 10, देन 20, 30, 40 और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सीरीज तैयार हो गया। आपका सेकेंड पार्ट करेंगे यहाँ पर। आपका सेकेंड पार्ट है विच इज a is -2 and d is 0. So a is -2 and d is 0. a is -2 and d is 0. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 है, मतलब आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो आपके जो फर्स्ट 4 टर्म्स होंगी वो -2 ही होंगी। ठीक है, सो आपका जो A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा और A4 होगा, वो क्या होगा, -2 + 0, -2 + 0 इज -2 एंड यहाँ पर भी -2 एंड -2। ठीक है, तो जो आपकी सीरीज होगी वो क्या बनेगी, -2 -2 -2 एंड -2। ठीक है, तो ये आपकी सीरीज बन जाएगी एंड दैट इज योर आंसर। ओके, सो अब आपका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, a is 4 and d is -3। a is 4 and d is -3। ठीक है, तो अब आपका जो AP होगा, सो द फर्स्ट 4 टर्म्स आर, पूरा लिखना होगा आपको। फर्स्ट 4 टर्म्स आर एज फॉलोज। तो आपके जो 4 टर्म्स होंगी वो कुछ इस प्रकार, A1, A2, A3 एंड A4। ओके, सो फर्स्ट टर्म तो आपकी दी हुई है 4, फिर 4 में आपको जो कॉमन डिफरेंस है वो -3 का है, तो 4 - 3 इज 1,
फिर आपका 1 माइनस 3 इज -2। ओके, सो 1 माइनस 3 कितना होगा? -2 एंड -2 माइनस 3 इज -5। ठीक है, तो जो आपकी सीरीज होगी वो क्या बनेगी? 4 1 -2 एंड -5। ठीक है, तो दैट इज योर आंसर। यहां पर भी आपका ये आंसर था। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा हो गया। आपका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। a is -1, d is 1/2। a is -1 एंड d is 1/2। ठीक है, तो ये आपका बनाना होगा इसमें आपको। तो यहाँ पे आप लिख दोगे द फर्स्ट 4 टर्म्स आर एज फॉलोस। मतलब जो आपकी फर्स्ट 4 टर्म्स होंगी वो इस प्रकार होंगी। क्या? जो आपका A1 A2 A3 और आपकी A4, सब में आपको जो है वो 4 ही टर्म पूछी हुई है, द फर्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है, तो आपकी ये क्या हो जाएगी? फर्स्ट टर्म तो आपको गिवन है -1, फिर -1 प्लस 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, ये यहाँ मैंने काट दिया। -1 प्लस 1/2 यानी -1 में आपको हाफ ऐड कर दोगे तो विच इज ये कितना आ जाएगा? 2 1 ज़ा 2 एंड -2 प्लस 1 इज -1/2। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट टर्म आ गया -1। फिर आप इसमें हाफ और ऐड करोगे तो -1/2। A3 में आप -1/2 में आप ऐड करोगे 1/2, तो ये आपका 0 हो जाएगा। एंड A4 में आप 0 में ऐड करोगे 1/2, तो ये आपका 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो सीरीज होगी वो क्या आएगी? आपका -1, फिर माइनस का 1/2, फिर आपका 0 और फिर आपका 1/2 इज द आंसर। ठीक है, ये आपका हो गया। एंड अब आपका आई थिंक 5th पार्ट है। तो आपका 5th पार्ट क्या है? a इज माइनस का 1.25 एंड d इज माइनस का 0.25। तो a इज माइनस का 1.25 एंड d इज 0.25। माइनस का 0.25 और माइनस का 1.25। ठीक है, दोनों ही माइनस में है ये। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया। सो आपकी जो फर्स्ट 4 टर्म्स होंगी, तो द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP आर एज फॉलोस। क्या? तो आपका जो A1 होगा और A2 होगा, A3 होगा एंड A4 होगा, वो पहला तो आपको दिया हुआ है माइनस का 1.25। फिर इसी माइनस का 1.25 में आप ये इसको करोगे माइनस का 0.25 इज इक्वल्स टू वॉट? तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, और 1.25 और 0.25 आपका माइनस का 1.5 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका माइनस का 1.5 में आप माइनस करोगे 0.25 को, तो ये आपका ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 1.75। ठीक है, फिर ये आपका माइनस का 1.75 है, फिर आप इसमें माइनस करोगे 0.25 को तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये आपका सीरीज बन जाएगा। तो आपकी सीरीज होगी वो होगी माइनस का 1.25 माइनस का 1.5 माइनस का 1.75 और माइनस का 2। तो दैट इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आंसर मेरे ख्याल से मैंने चेक नहीं करे, बट आपके जो आंसर्स हैं वो यही आ रहे हैं। ठीक है, तो आपका आंसर सेम आ रहा है, यही आ रहा है आपका आंसर। ओके, सो आपका इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी डन हो जाता है। ठीक है, तो अब हम अपने थर्ड पार्ट पे चलते हैं, वो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब आपको सीरीज दे रखी है, अब आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट आपका क्या है? ये
3 1 -1 और -3, 3 1 -1 और -3, 3 1 -1 और -3। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये ना चैप्टर काफी आसान है, मतलब कुछ ज्यादा खास है नहीं। अभी आप एक्सरसाइज 5.1 पूरी में सब सॉल्व कराओगे ना, आप खुद भी सॉल्व करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इस एक्सरसाइज में ज्यादा कुछ है नहीं, इस चैप्टर में ही, पूरे चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, कुछ इतना खास समझने को भी नहीं है। ठीक है, बस आपको एक पैटर्न फॉलो होता है, उस पैटर्न में कुछ टर्म्स होती हैं, वो सब आपको समझना होता है और बस आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.1 में कुछ खास है नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म लिखनी है, तो आपकी जो फर्स्ट टर्म होगी वो तो आपको यहाँ दिख ही रहा है, फर्स्ट टर्म a विच इज 3, और जो आपकी कॉमन डिफरेंस होगा, ये सारे क्वेश्चन ना 1 1 2 2 मार्क्स में आने वाले हैं। क्या फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस होता है, ये सब। तो कॉमन डिफरेंस होता है आपका a2 माइनस a1, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। आप कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म में से माइनस करके देख सकते हो कि क्या उसमें कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज 1 - 3 इज -2। ठीक है, तो दैट इज योर आंसर। उल्टा मत कर देना यहाँ पर कि कहीं पता नहीं 3 - 1 करके 2 आंसर लिखे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें ये मत सोचना कि बस एक 2 में -2 ही तो था, वो गलत क्यों कर दिया, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ही आपने चेंज कर दिया। तो ऐसा मत करना, ये पूरा आंसर गलत हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट डन है। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। -5 -1 3 और 7, -5 -1 3 एंड 7। ठीक है, तो ये आपका चलता आ रहा है। यहाँ पे आपका सॉल्यूशन में क्या करना है आपको, जो आपका फर्स्ट टर्म है विच इज a माइनस का 5, एंड जो आपका कॉमन डिफरेंस आएगा, ठीक है, जो आपका कॉमन डिफरेंस आएगा d विच इज a2 माइनस a1। ठीक है, तो a2 माइनस a1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज -1 आपका, और माइनस, तो आपका -5 है ही, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, -1 + 5 इज 5 - 1 इज 4। ठीक है, तो ये आपका कॉमन डिफरेंस का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बड़े छोटे छोटे से पार्ट्स है वैसे, तो कुछ इतना खास है नहीं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट में क्या है यहाँ पर, 1/3 5/3 9/3 13/3। तो 1/3 5/3 और 5/3 9/3 और 13/3। ठीक है, तो ये आपका चलता आ रहा है। आप यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट टर्म है विच इज a इज 1/3। ठीक है, तो आपका और जो बाकी कॉमन डिफरेंस है d विच इज a2 माइनस a1। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस d a2 माइनस a1 विच इज 5/3 माइनस 1/3 इज 5 - 1 इज 4, 4/3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं एक बार आंसर चेक कर लेती हूँ कि आंसर सही आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट पार्ट का आंसर था, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में a3 एंड d -2, एंड सेकेंड पार्ट में आपका a -5 और d 4 है। सेकेंड पार्ट में आपका a -5 और d 4, एंड थर्ड पार्ट में आपका जो a है 1/3 एंड d आपका 4/3 सही आ रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। वैसे तो आंसर सही ही आते हैं इसमें, मतलब बहुत कम चांस है किसी का आंसर गलत आने में। कुछ इतना बड़ी कैलकुलेशन इसमें है नहीं ऐसी, तो आंसर गलत आएगा भी कैसे। ठीक है, बट इसमें ध्यान रखना कॉन्सेप्ट का कि कहीं कॉन्सेप्ट ही ना भूल जाओ। 0.6 1.7, 0.6 1.7 2.8 3.9, 2.8 और 3.9। ठीक है, तो ये आपका जो फर्स्ट टर्म होगा वो तो आपको साफ ही दिख रहा है, विच इज 0.6, एंड कॉमन डिफरेंस d जो है वो a2 माइनस a1 विच इज 1.7 माइनस 0.6। तो 1.7 में 0.6 आप हटा दो तो 6 4 10 4
और 7 4 11, तो 1.7 माइनस 6 इज 1 एंड ये 1.1। ठीक है, तो ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है। ठीक है, तो आपके सारे पार्ट इसमें डिस्कस हो ही गए हैं। आपका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में आपके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, मतलब बहुत सारे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज एंड इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म। यानी आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से पहले बताना है कि आपका एपी कौन कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, एपी कौन कौन से हैं इसमें, और अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म तो आपको दिख ही रही है और आपको 3 मोर टर्म्स और लिखनी होगी उसकी। ठीक है, और हमारे को इसमें कम से कम 15 पार्ट्स दे रखे हैं। ये एक्स वी क्या होता है, 15 होता है ना, तो टोटल 15 पार्ट्स आपको इसमें दे रखे हैं। ठीक है, तो हम ये जो 15 पार्ट्स हैं ये कर लेते हैं। फिर मेरे ख्याल से 15 पार्ट्स अगर पूरे नहीं भी हुए तो आप कल मैं करा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थोड़ा सा कुछ इसमें हो रहा है गड़बड़। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करेंगे अभी। जस्ट 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या है, आपको पहले तो एपी फाइंड करना है। 2 4 8 और 16, 2 4 8 और 16। ठीक है, तो ये आपका चल रहा है 2 4 8 16। आपको बताना है क्या ये एपी है या नहीं। ठीक है, तो एपी चेक करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस सब में सेम है या नहीं। सो कॉमन डिफरेंस, सो आप वही लाइन लिखोगे। सो फॉर एन एपी कॉमन डिफरेंस डी इज सेम इन ऑल केसेस। सब केस में आपका डी जो है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं डी विच इज A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3। ठीक है, तो A2 माइनस A1 आपको पता है क्या, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज 4 माइनस 2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म विच इज 8 माइनस 4 एंड फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म इज 16 माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर लिख लो 4 माइनस 2 इज 2। ठीक है, 8 माइनस 4 इज 4 एंड 16 माइनस 8 इज 8। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कॉमन डिफरेंस आपका सेम ही नहीं है, 2 देन 4 फिर 8 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। सो वी कैन से दैट कि जो आपका डी है कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम इन ऑल केसेस। सो दैट्स वाई दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है, दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है, तो हमारा ये वाला पार्ट डन है। अब सेकेंड पार्ट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, 2 5/2 3 और 7/2, 2 5/2 3 और 7/2, 2 5/2 3 और 7/2, 2 5/2 और 3 और 7/2। ठीक है, तो एक बार ये वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। एक बार यहाँ पर सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो जो यहाँ पर आप एपी देखने के लिए देखो क्या होगा, फर्स्ट आपकी जो डी है सो यहाँ पे वही सेम लाइन लिखोगे। सो फॉर एन एपी जो कॉमन डिफरेंस है, एक ही लाइन सब में लिखनी है। वैसे तो इतने सारे पार्ट्स आपको देने का मतलब ही यही है कि आपको कॉन्सेप्ट सही से समझ में आ जाए। जब आप बार बार एक ही पार्ट को लिखते हो करते हो ना, तो आपकी वो चीज़ दिमाग में बैठ जाती है, आपको खुद ब खुद ही याद हो जाता है, वो आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चंस के पार्ट्स आपको खुद से सॉल्व कर करके देखनी चाहिए, कम से कम एटलीस्ट एक बार तो आपने करे हो ताकि वो आपके माइंड में बैठ जाए। सो फॉर एन एपी कॉमन डिफरेंस जो है
must be same in all cases. All cases, ठीक है। तो आपका जो D होगा वो A2 माइनस A1 भी सेम होना चाहिए, A3 माइनस A2 भी सेम होना चाहिए, और A4 माइनस A3 भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो A2 माइनस A1 विच इज 5/2 माइनस 2, A3 माइनस A2 इज 3 माइनस 5/2 विच इज 7/2 माइनस 3, ठीक है। तो आप इसमें सॉल्व करोगे तो यहाँ पर एलसीएम लोगे विच इज यहाँ पे एलसीएम 2 आ जाएगा, 5 माइनस 4 हो जाएगा ये, यहाँ पे भी एलसीएम 2 आ जाएगा, ये 6 माइनस 5 हो जाएगा, एंड यहाँ पे भी एलसीएम 2 आ जाएगा आपका, और ये आपका 7 माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 5 माइनस 4 इज 1/2, 6 माइनस 5 इज 1/2 एंड 7 माइनस 6 इज 1/2। तो आपका डी सब में सेम आ रहा है, सो डी इज सेम इन ऑल केसेस। तो डी आपका सेम है सब केस में, सो वी कैन से दैट, hence we can say that this is an AP. This is an AP। और आपसे बोला गया था कि अगर AP होता है, if they form an AP, तो find the common difference D, और आपको 3 more terms और लिखनी है, ठीक है। तो आपको 3 और टर्म्स लिखनी है, तो आपको 3 और टर्म्स लिखोगे तो आपका 4 टर्म दी हुई है आपको, ठीक है। आपको कितनी 4 टर्म दी रखी है ना आपको, 5 6 7, आपको फिफ्थ टर्म लिखनी होगी, 6th और 7th, ठीक है। तो आपको जो फिफ्थ टर्म 4th टर्म दे रखी है वो है 7/2, 7/2 आपको दे रखा है। अब आपको यहाँ पर फिफ्थ टर्म लिखोगे विच इज कॉमन डिफरेंस है आपका D, यहाँ पे आप लिख सकते हो D इज इक्वल्स टू 1/2 आपका आंसर है, और आपको यहाँ पे लिखोगे 7/2 प्लस 1/2 इज 7 और 8, 8/2 विच इज 4, ठीक है। A6 क्या हो जाएगा आपका, 4 प्लस 1/2 इज 2 4 जा 8 एंड 8 प्लस 1 इज 9, 9/2। A7 क्या हो जाएगा आपका, 9/2 प्लस 1/2, 9/2 प्लस 1/2, एक बार रुको बस, ठीक है। तो ये आपका 4 आ गया, A6 आपका 4 प्लस 1/2 9/2 आ गया, एंड A7 इज 9/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 9, एंड 9 प्लस 1 इज 10, 10/2 इज 5। तो ये आपके 3 टर्म्स आ गए। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, आपकी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स आई हैं वो क्या आई है, 4, 9/2 एंड 5, ठीक है। ये आपका आंसर है, और आपका डी का आंसर तो मैंने पहले ही बता दिया विच इज 1/2, ओके। सो अब हमारा थर्ड पार्ट, ठीक है। सो थर्ड पार्ट एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2 एंड माइनस का 7.2, ओके। 1.2, 3.2, 1.2, 3.2, 5.2 एंड 7.2, ये एक सीरीज में चल रहा है, अभी भी साफ दिख रहा है वैसे तो। 1, 3, 5 एंड 7, 1.2, 3.2, 5.2 और 7.2। आपको वही फाइंड करना है AP है या नहीं, तो आप लिखोगे वही सेम चीज। सो for an AP, D must be common in all cases, सभी केसेस में आपका D जो है वो कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो आपका D होगा वो A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2
इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3, जिस माइनस का 3.2 माइनस का 1.2 इज इक्वल्स टू माइनस का 5.2 माइनस का 3.2 माइनस का 7.2 माइनस का 5.2। ये आपका ऐड हो जाएगा, माइनस का 3.2 प्लस 1.2, माइनस का 5.2 प्लस 3.2 माइनस का 7.2 प्लस का 5.2। ठीक है, इसमें सॉल्व करोगे सो माइनस प्लस माइनस एंड इसको आप माइनस करोगे तो 3 में से गया 3 में से गया 2, -2 यहाँ पर आएगा आपका, यहाँ पे भी माइनस प्लस माइनस, तो 5 माइनस 3 इज 2, माइनस का 2, और यहाँ पे भी जो आपका आंसर आएगा वो माइनस का 2 आएगा। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है डी आपका सेम है, सो डी इज सेम इन ऑल केसेस, सेम है सभी केसेस में, so hence we can say that this is an AP। और आपका जो D है, वो माइनस का 2 है। ठीक है, तो दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिखनी है आपको, वो भी बोला गया था, तो वो भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, क्या है नेक्स्ट 3 टर्म्स, विच इज A5। हाँ, A5 क्या है आपकी, ये माइनस का 7.2 आपकी लास्ट था, तो माइनस का 7.2। ठीक है, ये था आपका, और डी जो है आपका क्या दिया हुआ है, अभी थोड़ा सा ना पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। सो A5 इज आपका माइनस का 7.2 और आपका डी है आपका माइनस का 2। A6 आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर, और A7 जो आपका आंसर आएगा वो यहाँ पर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 9.2, तो माइनस का 9.2 माइनस का 2 इज 11.2 माइनस का, एंड माइनस का 11.2 माइनस का 2 इज माइनस का 13.2। तो आपके जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है वो ये तीनों आ गए, तो दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो आपका ये वाला पार्ट तो खत्म है, अब ये 4th पार्ट आएगा। ठीक है, तो ये कुछ फोर्थ पार्ट जो है ये है माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 2 एंड 2। माइनस का 10 सारे ही माइनस में है, बस एक लास्ट वाला प्लस है, -10 6 2 और 2। इसका 10 6 2 एंड 2। ठीक है, तो दैट इज आपको करना होगा। सो यहाँ पे भी लिखना वही सेम चीज। सो एक एपी के लिए, सो फॉर एन एपी का जो डी है मस्ट बी कॉमन सभी केसेस में। सो डी मस्ट बी कॉमन इन ऑल केसेस। सेम लाइन लिखोगे वही, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, -6 माइनस और 10। यहाँ पे थर्ड टर्म विच इज -2, सेकेंड टर्म इज -6, फोर्थ टर्म इज 2 एंड थर्ड टर्म इज -2। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे -6 प्लस 10, यहाँ पे लिखोगे -2 प्लस 6 और यहाँ पे लिखोगे 2 प्लस 2। सेम दिख रहा है आपको, एपी नहीं आएगा ये। 10 माइनस 6 इज 4,
6 - 2 = 4 एंड 2, अच्छा ये तो AP आ रहा है, ओके AP आ रहा है, मुझे लगा नहीं आएगा। सो ओके 4 आपका AP आ रहा है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो जो आपका D है वो 4 है, दैट इज योर आंसर। ठीक है, सो यहाँ पे लिखोगे, सो वी कैन से दैट this is an AP, this is an AP because का जो D है is D because D is common in all cases। नेक्स्ट 3 टर्म लिखनी होगी। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स जो होंगी आपकी, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी आपकी, A5, A6 एंड A7। तो आपका जो 5th टर्म है वो क्या था, 2 था आपका, 2 कुछ गड़बड़ आ रही है इसमें, 2 + 4 = 6, फिर देन 6 + 4 = 10, ठीक है, और आपका 10 + 4 = 14। तो आपके यही नेक्स्ट 3 टर्म्स आंसर आ रहा है। सो द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, जो आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स आई हैं वो क्या क्या आई हैं, 6, 10, 14 एंड द कॉमन डिफरेंस जो D है आपका वो आपका 4 आपका आंसर आया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी आप खुद से भी कर सकते हो क्योंकि सारे पार्ट्स इसमें सेम है, मतलब सब एक ही चीज जो है रिपीट हो जा रही है। अब यहाँ पे काफी सारे और नए नए पार्ट्स भी हैं इसमें, ये तो नंबर का ही है, ये आपका A2 है, ये A की टर्म्स में है, ये कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी है, तो ये हम सब जो है कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप अगर खुद से करना चाहो तो आप इसको खोल के लिख सकते हो कि 1 का स्क्वायर इज 1, 5 का स्क्वायर इज 25, 7 का स्क्वायर इज 49 एंड फिर देन 73 तो लिखा ही हुआ है। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो। वैसे इसको भी आप खोल के लिख सकते हो, ये तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 डायरेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे 25, यहाँ पे 9 एंड यहाँ पे 1। ठीक है, तो आप इसको नॉर्मल सॉल्व कर सकते हो। बाकी ये जो ए वाले हैं इसको हम कल डिस्कस करेंगे, कल समझाऊंगी मैं इसको आपको। और हमने आज 4th पार्ट तक डन करा है, कल हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल आपका जो कंटिन्यू होगा वो यहाँ से होगा। और बाकी अगर हम रिवाइज करें तो हमने जो आज डिस्कस किया है, जस्ट 1 सेकेंड, तो हमने आज एक हाइलाइटर ले लेती हूँ मैं, इसका वेट ठीक है। तो हमने आज एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करी डिस्कस करना। अब ये ग्लिच आता रहता है इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आपको दी हुई थी, कॉमन डिफरेंस आपको यहाँ पर दिया हुआ था, और फिर आपको एक एपी फॉर्म करनी थी बस। ठीक है, तो दैट्स फॉर्म एन एपी। यहाँ पे सिंपल हमने एपी फॉर्म करी। हम पीडीएफ से पढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा लैग हो रहा है, यानी क्या प्रॉब्लम आ गई इसमें। इसको मैं अभी क्लोज कर देती हूँ, पीडीएफ से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो पीडीएफ में अगर हम देखें, सो एक्सरसाइज 5.1 हमने पूरी डिस्कस कर ली थी। इसको पूरे पार्ट को मैं ज़रा रब कर लूँ और फिर हम अच्छे से समझते हैं।
ठीक है, तो हमने ये काफ़ी ज़्यादा ना मेसी सा हो गया है, थोड़ा सा सही दिखे। तो हमने वैसे इसमें आपने देखा कि ना काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन है ही नहीं लेंथ में जो आपको टाइम लगे इस क्वेश्चन में। ये अगर आपके पेपर में आपको आए तो आपको ऐसे क्वेश्चन ज़रूर करने चाहिए, लेंथ में भी इतने कोई बड़े नहीं है, ठीक है, और आसान भी है समझने में भी। ठीक है, तो अगर हम अब इसको डिस्कस करें तो हमने एक्सरसाइज 5.1 जो आपकी डिस्कस की थी, इसमें हमने बताना था कि क्या ये एपी है या नहीं। तो ये आपका एक तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स का था, ठीक है, आपकी एक अच्छी वर्ड प्रॉब्लम थी ये। तो यहाँ पर ये और ये तो आपका एपी बना था, बाकी जो एपी था वो नहीं बना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको बोला गया था कि हर एक एडिशनल किलोमीटर पे 8 रुपीज ऐड होते जाएंगे। तो आपका एक वही तरीका हो गया कि आपको फर्स्ट तो दे रखा है 15 और हर बार आपका 8 ऐड होता जाएगा, तो आपका +8 करके ये एपी फॉर्म हो गया था। और ऐसी सेम चीज यहाँ पर भी थी कि फर्स्ट मीटर का आपको डक करने का दे रखा था 150 रुपीज एंड हर एडिशनल मीटर पे आपको 50 रुपीज बढ़ता जा रहा था। तो 150 पहले और 50 फिर वो बाद में एंड होते बढ़ता जाएगा। बाकी यहाँ पर नहीं था, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा करके कि आपका जो हर बार वॉल्यूम था वो 3V/4 ही आ रहा था, जिस वजह से ये गलत आ रहा था। ठीक है, तो इस वजह से ये एपी फॉर्म नहीं हुआ था। एंड फोर्थ पार्ट में भी हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने काफी डीप में डिस्कस किया, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपका क्वेश्चन में यहाँ पर कंपाउंड की जगह सिंपल दिया होता तो आपका ना आंसर इसका एपी बन जाता, बट यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट होने की वजह से ये एपी नहीं बना, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो होता है वो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। सो दैट्स वाई ये आपका एपी नहीं बना, बाकी तो ये एपी बन जाता अगर सिंपल इंटरेस्ट दिया होता तो। फिर सेकंड क्वेश्चन में हमारे को आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा है, आपसे एपी पूछा था, तो ये भी काफी आसान था बनाना। और थर्ड पार्ट में इसका उल्टा दिया हुआ था कि आपको सीरीज दी हुई थी और आपसे कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म पूछा गया था। ठीक है, और जो लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपका एपी तो दिया हुआ था और आपको कुछ सीरीज दी हुई है और आपको बताना है कि एपी है या नहीं, और अगर एपी होता तो आपको 3 मोर टर्म्स निकालनी होती है। तो इससे क्या हुआ, आपका जो कॉन्सेप्ट था ना वो और क्लियर हो जाएगा कि क्या आपका फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, एपी, ये 3 कॉन्सेप्ट, आपका फर्स्ट टर्म का, आपका कॉमन डिफरेंस का और आपका एपी का, ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके इसमें क्लियर हो जाते हैं सारे। ठीक है, तो आपका ये यहाँ पर क्लियर हो गया था। अब ये जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ये nth टर्म ऑफ एपी का जो nth टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म। ठीक है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल्स हैं इसमें, एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स इसमें। तो चलो करेंगे। और एक्सरसाइज 5.2 आपकी, एक्सरसाइज 5.2 तो काफ़ी बड़ी है, तो करेंगे इसको भी डिस्कस। देन आपका ये सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, इस एक्सरसाइज में ना यही है कि मतलब क्वेश्चंस ज़्यादा है बट क्वेश्चंस की जो लेंथ है ना वो कोई ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन की लेंथ बड़ी छोटी है, बस क्वेश्चन ज़्यादा इस वजह से, ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर आपका इस सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एपी का आएगा, ये भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये भी आपका आसान सा टॉपिक होता है। इसमें एग्जाम्पल्स। और 5.3 भी काफ़ी बड़ी है, तो बहुत ज़्यादा ही बड़ी है। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे इसको भी। बाकी आपका टॉपिक आसान है। देखो एक्सरसाइज 5.1 भी देखने में लग रही थी कि कितनी बड़ी है, बट क्या सच में बड़ी थी? क्वेश्चन इतने छोटे छोटे से थे कि आराम से बन गए, तो इतनी बड़ी नहीं थी एक्सरसाइज। आपका जो लेंथ है, क्वेश्चन की लेंथ, आंसर की लेंथ ही नहीं है। आंसर में इतना बड़ा कुछ है नहीं खास, चैप्टर में भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। आपका बहुत आसान चैप्टर होता है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर होता है। आपको इस चैप्टर में तो मतलब लाइक अच्छे से स्कोर करना चाहिए। ठीक है, सो चलो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। बाकी कल नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ये जो है ना क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट से। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अब मैं वीडियो एंड कर रही हूँ। ठीक है, ओके।